गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे उच्च न्यायालय के बारे में, है ना। हम लोग बेसिकली पढ़े थे न्यायपालिका, और न्यायपालिका में अभी तक हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय, जो कि हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, और जो हमारा हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय, इन दो टॉपिक्स को अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और साथ में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू थे, चाहे वो आपका यूपीएससी का रहा हो, चाहे आपका वो स्टेट पीसीएस का रहा हो, है ना। अभी देखिए, उस टॉपिक से संबंधित जो आपके पेपर पेपर थे, मतलब जो आपके रियल पेपर आते हैं, जो प्री वाले, उसमें आपका यूपीएससी हो गया, साथ में आपका जो स्टेट पीसीएस होता है, और स्टेट पीसीएस में भी आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, राजस्थान हो गया, ठीक, हरियाणा हो गया, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर आपका झारखंड हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, है ना। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 राज्य आपके ये हो गए, जो कि स्टेट पीसेस पीसेस हो गए। साथ में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के आपके आर ओ के पेपर, ठीक है। और साथ में आपके उत्तर प्रदेश का बीईओ, आप सब जानते हैं, है ना, खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर, और साथ में आपका लोअर पीसीएस। तो इतने सारे एग्जाम, तो एक देखिए आपका यहाँ पे है, बाकी 8 एग्जाम यहाँ पे हैं। 8 एक 9 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, और 12 और 13, मतलब टोटल 13 एग्जाम्स के जितने भी पीवाईक्यू थे उस चैप्टर से, वो सारे हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं, ठीक। अब आज का जो हमारा नया चैप्टर है वो क्या है? अधीनस्थ न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालय में हम लोगों को क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले हम उसकी एक बार ब्रीफिंग कर दें, और उसके बाद जो है फिर अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कुछ बातें इस चैप्टर से संबंधित, तो उसको भी जानते हैं, और आपकी बातों के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ब्रीफिंग इसकी कर लेते हैं कि उसमें कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या बातें पढ़नी है। तो आइए देख लेते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय या सॉरी एवं जो आपका अन्य उपस्तर होते हैं इसके, अधीनस्थ न्यायालय के, उनको, है ना। चलिए, तो ये आपका अधीनस्थ न्यायालय है। इसके बारे में हम जब जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि इसका संवैधानिक उपबंध क्या है। उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि इस जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनका सोपान क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारा जो उच्च न्यायालय है, अब उस उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय, और यह भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पहला आपका दीवानी और सिविल, चाहे आप दीवानी कहें चाहे आप सिविल कहें, एक ही बात है। और दूसरा आपका है आपराधिक पक्ष। उसमें अब देखो, सिविल में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, और दूसरा जो आपका मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय। अब जो आपका आपराधिक पक्ष है उसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, दूसरा आपका प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, और जो तीसरा आपका है वो है द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय, ठीक। तो इसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बारे में, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब जानेंगे कि जो अन्य हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं उसके बारे में। जैसे आप सबको पता होगा, लोक अदालत, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अपना परिवार न्यायालय, है ना। तब हम लोग जानेंगे परिवार न्यायालय के बारे में। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग जानेंगे ग्राम न्यायालय क्या होता है, ठीक है। और ग्राम न्यायालय के बाद एक होता है मोबाइल कोर्ट, है ना, चूँकि अभी हाल ही का मामला है, इस नाते इसको जानना ज़रूरी है। फिर आप सबको एक नाम सुने होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट, है ना, इसको जान लेंगे। फिर एक होता है ई-अदालत, नाम सुना होगा ई-अदालत का, हम लोग इसको देखेंगे। देन आपका आएगा कि विशेष उद्देश्य न्यायालय, और उसके बाद एक होता है बाल व किशोर न्यायालय, है ना। और उसके बाद फिर एक आप जानते हैं होता है कोर्ट मार्शल, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेना न्यायालय, मतलब सेना का अपना न्यायालय होता है। और उसके बाद होती हैं कुछ हरित पीठें और या हरित अधिकरण। उसके बाद लास्ट में हम लोग जानेंगे कि अधिकरण क्या होता है ना, ट्रिब्यूनल्स। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आप सबको पता होगा, प्रशासनिक और अन्य, है ना। तो इन सब को मिला करके हम लोग जो है अपने इस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब जाकर के हम कहेंगे कि अब हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ, और जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर हम लोग इसके पीवाईक्यू को करने का प्रयास करेंगे। और पीवाईक्यू में फिर मैं आपसे एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर से कहीं पर भी, चाहे वो आपका यूपीएससी का पेपर हो, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, है ना, उसके बाद आपका आर ओ हो, ठीक है, आर ओ हो, इसके बाद आपका जो है बीओ का एग्ज़ाम हो, है ना, और इसके बाद आपका लोअर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, लोअर पीसीएस का। तो यूपीएससी का आपका एक एग्ज़ाम, और हिंदी हिंदी भाषी राज्यों के आपके
लगभग 8 राज्यों के पेपर, साथ में आपके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आरओ, और बीओ का एक और लोअर का एक, टोटल कितने आपके हो गए? 13, है ना? 8 2 10 और 3 13। तो 13 एग्जाम्स के जो पीवाईक्यू होंगे उसे हम लोग अपनी हर क्लास में हर चैप्टर के बाद करते हैं, ठीक है? तो इस क्लास में इस चैप्टर के बाद भी हम लोग उसे करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं अपना आज की क्लास को, है ना? चलिए, जब भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उसके बाद उसके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सारे पीवाईक्यू करने का प्रयास करिएगा। और एक बात की आपको जान के बेहद खुशी होगी कि इसी पीडीएफ से अभी जो हमने आपको 13 एग्जाम्स के नाम बताए हैं, वो सारे एग्जाम्स आपके इसी चैप्टर के कंटेंट से आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? आप एक बार करने का प्रयास करिएगा, और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बात आती है जो नहीं समझ में आती है, या ऐसा कोई सवाल आता है जो ना समझ में आए, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। तो अधीनस्थ न्यायालय में हम लोग देखते हैं जो इसका संवैधानिक उपबंध है, कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, ठीक है, उनका संविधान में क्या व्याख्या की गई है या कहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें जो सबसे पहली बात है वो यही है कि जो हमारा अधीनस्थ न्यायालय होता है उसके बारे में संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 में अधीनस्थ न्यायालयों की चर्चा की गई है, ठीक है? सेकंड बात ये है कि इसके अलावा इन न्यायालयों का जो क्षेत्राधिकार है या जो अधिकारिताएँ हैं, शक्तियाँ हैं और जो कार्य हैं, प्रमुखतः सिविल प्रक्रिया अधिनियम 1908 और आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम संहिता 1973 से तय होते हैं, ठीक है? ये बातें लिखी गई हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद करने वाली बात है वो यही है कि इसका संविधान में वर्णन कहाँ किया गया है। तो इसका वर्णन किया गया है संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक, ठीक है? अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बातें की गई हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों के सोपान क्रम क्या हैं? मतलब किस क्रम में जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं वो व्यवस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखो, जो सबसे ऊपर रहेगा वो क्या रहेगा? उच्च न्यायालय। अब उच्च न्यायालय के अंडर में काम करता है कौन? जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है? चलिए, अब जिला एवं सत्र न्यायालय भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हम बोलते हैं, पहले को सिविल या फिर दीवानी, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? आपराधिक पक्ष, ठीक है? अब देखते हैं हम लोग इसमें कि सिविल और दीवानी के अंतर्गत क्या सोपान होता है, किस क्रम में वहाँ पे अदालतें होती हैं। तो जो सबसे नीचे होता है वो होता है मुंसिफ या कनिष्ठ न्यायालय, जज का न्यायालय। इसके ऊपर कौन होगा? प्रथम श्रेणी सिविल न्यायालय का प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। और इसके ऊपर क्या होगा? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। और इसके ऊपर क्या होगा? सिविल या फिर दीवानी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे आ जाएंगे हम, सीधे आ जाएंगे कहाँ पे? जिला एवं सत्र न्यायालय में, ठीक? उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी, किसके पक्ष में? आपराधिक जब मामलों की बात आएगी उसमें भी कई सारे न्यायाधीश होते हैं। तो जो सबसे नीचे बैठता है उसे क्या बोलेंगे? द्वितीय श्रेणी का दंडाधिकारी का न्यायालय। इसके ऊपर क्या होता है? प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय। उसके ऊपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। और इससे ऊपर क्या होता है भाई? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। अब देखिए, एक सवाल जो आता है आपके एग्जाम में कई बार, कि आपके जिले का जो सबसे बड़ा, ठीक है, न्यायिक अधिकारी है या न्यायाधीश है, आपके जिले का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है वो कौन होगा? तो कई बार आपका ये आ जाता है ऑप्शन में लिख करके कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या वरिष्ठ सिविल न्यायाधिकारी। तो इन दोनों में से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर कौन बैठा है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश, है ना? तो जो आपके जिले का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा वो कौन होगा? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। अब यहाँ पे जो न्यायाधीश बैठेगा वही क्या होगा? आपके जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होगा, ठीक है? इस बात को जानते रहिएगा। अब हम लोग थोड़ा-सी इनके बारे में चर्चा कर लें कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते कौन हैं, ठीक है? जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बात कर लें। तो देखो, जो सबसे पहली बात ये है कि जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। अभी जो बात हमने आपको बताई है, ठीक है? कि जो जिला का जो सबसे बड़ा न्यायाधीश अधिकारी होता है वो कहाँ बैठता है? जिला एवं सत्र न्यायालय में बैठेगा। और यहीं का जो न्यायाधीश होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ा, जिले का सबसे सबसे सर्वोच्च, जो मतलब जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होगा वो यही होगा। अब जो दूसरा पॉइंट वो इम्पोर्टेंट है कि यह जो सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में क्षेत्राधिकार या अधिकारिता को रखता है। मतलब इसका जो क्षेत्राधिकार है वो दोनों मामलों में है। अब देखिए यहाँ पे, जो आपका जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय है, उसके अंतर्गत जो भी जज होगा वो सिविल को भी देख सकता है और जो आपराधिक पक्ष है उसको भी देख सकता है, वो दोनों देख सकता है, ठीक है?
अब यही बात देखिए यहाँ पर भी लिखी गई है तीसरे पॉइंट में कि जब यह सिविल मामले देखता है तब इसे क्या कहते हैं, जिला न्यायाधीश कहते हैं। जब वही व्यक्ति एक ही, देखो यहाँ पर जो एक जज होगा, यहाँ पर जो जो जज होगा, है ना, जज होगा जिला सत्र न्यायालय का, जब वो जज दीवानी का मामला देखेगा तब उसे क्या कहेंगे, जिला न्यायाधीश कहेंगे। और वही जज जब आपका आपराधिक मामले देखेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो कि जब वही आपराधिक मामले देखेगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, सत्र न्यायाधीश बोलेंगे, ठीक है, सेशन जज बोलेंगे। और बंदा एक ही रहेगा, वो व्यक्ति एक ही है। अब जब वो दीवानी का मामला देखेगा तब उसे हम कहेंगे जिला न्यायाधीश, और जब वही व्यक्ति आपके आपराधिक मामलों को देखेगा तब उसे हम क्या कहेंगे, सत्र न्यायाधीश कहेंगे, ठीक है, ये बात। और चौथी बात ये है कि यह जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करने की शक्ति रखता है, ठीक है। अब देखो जो जिले के अन्य जो न्यायालय जो जो इनसे भी छोटे न्यायालय होते हैं या जो इनके समकक्ष होते हैं, उनको भी उनकी भी निरीक्षण करने की जो शक्ति होती है वो इन्हीं के पास होती है। किसके पास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास, ठीक है। चलिए, ये तो बात होगी हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश की बात। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसके अलावा जो और कोर्ट होते हैं आपके ज़िले में, वो कौन-कौन से कोर्ट होते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक हेडिंग के माध्यम से लिख दिया है कि अन्य अधीनस्थ न्यायालय, है ना? अदर सबऑर्डिनेट को कोर्ट्स, ठीक? अब देखो इसमें जो सबसे पहला है, वो है हमारा लोक अदालत। ये क्या होता है? थोड़ा-सा इसके बारे में हम इसको पॉइंट वाइज़ में जो है समझने का प्रयास कर लेते हैं। फटाफट देख लेते हैं क्या है ये, है ना? आपका जो लोक अदालत है। चलो, जो सबसे पहली बात कि जो लोक अदालत का अर्थ क्या होता है, हम इसी को जान लेते हैं। तो जो पहली बात हमने यहीं पे लिख दी है कि लोक अदालत का मतलब होता है लोगों का न्यायालय, है ना? यह एक ऐसा मंच है जहाँ पर विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है, ठीक है? और यह जो है गांधी जी के विचारों पर या उनके सिद्धांतों पर आधारित है, ठीक? चलिए, इसके बाद फिर आपका जो सेकंड पॉइंट है, वो है कि इसकी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा की गई थी। इस प्रावधान के अंतर्गत ऐसी अदालतों को तालुका, जिला या राज्य स्तर के अलावा उच्च व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। जो आपकी लोक अदालतें हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो किसी जिला स्तर पे या सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत या उच्च न्यायालय के अंतर्गत, ठीक है, या जो आपके जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी ये छोटे-छोटे जो न्यायालय मतलब जो आपकी लोक अदालतें हैं वो स्थापित की जा सकती हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। और वो प्रावधान किसके तहत है, वो आपका है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत, ठीक है। चलो भाई, तीसरी बात यह है कि लोक अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश प्रायः सेवानिवृत्त। अब देखो, इस अदालत की जो अध्यक्षता करेगा, इस अदालत का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, प्रायः सेवानिवृत्त किसी जज को बनाया जाता है। एवं इसके दो अन्य सदस्य भी होते हैं जिनमें से एक वकील होता है और दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है। मतलब 3 लोगों से मिल करके ये जो हमारा लोक अदालत है वह बनती है। तो इसका जो हेड होगा लोक अदालत का वो कौन होगा? वो होगा एक सेवानिवृत्त जज होगा, ठीक? उसके बाद इसके 2 पार्ट होंगे, तो पहले पार्ट में कौन होगा? एक वकील होगा और दूसरा पार्ट में होगा वो कौन होगा? वह एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा, ठीक है? तो ये 3 लोग मिल कर के जो इस अदालत में काम करते हैं, ठीक? बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, तो इसमें लिखा गया है कि लोक अदालत को सिविल अदालत की मान्यता दी गई है। ये जो हमारा लोक अदालत है इसको हम लोगों ने क्या किया है? सिविल अदालत की मान्यता दी गई। परंतु यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। अब देखो समनीय क्या होता है? तो समनीय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के समझौते से निपटाया जा सकता है। अगर कोई ऐसा मामला है जिसको दोनों पक्ष बैठ करके आपसी सहमति से उसको निपटा सके, तो उन मामलों को भी हम इसमें ला करके उसका जो निपटारा है वह करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए, बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, तो इसमें 6 में लिखा है कि लोक अदालतों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? दोनों पक्षों में समझौता करवाना, और यदि सहमति या समझौता हो गया है तो उसे डिक्री, मतलब ये डिक्री का मतलब होता है एक आदेश के रूप में, ठीक है, के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अन्यथा मामला उसी अदालत को वापस भेज दिया जाता है जहाँ वह चल रहा होता है। होता क्या है, देखिए,
कई बार क्या होता है, मान लीजिए हमारा जो हाई कोर्ट है, ठीक है, या जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, या जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट वाला कोर्ट है, ठीक है, ऐसा कई बार ऐसे मामले आते हैं जो मामले बहुत छोटे रहते हैं या जिनमें समझौते की गुंजाइश रहती है। तो उसके लिए क्या होता है, अब चूंकि अगर उन मामलों को हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निपटाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा खर्च होगा। तो हम उस समय को बर्बाद ना करके हम उसे कहीं और जगह इस्तेमाल कर लें। तो उसको निपटाने के लिए क्या होता है कि इस लोक अदालतें बना दी जाती हैं, ठीक है, लोक अदालतें बना दी जाती हैं। अब इस लोक अदालत में उन मामलों को ला करके रख दिया जाता है जहाँ पे समझौते वाली बात होती है, या जहाँ पे दो लोग अपने आपसी समझौते से कोई काम कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उस जो आपके हाई कोर्ट है, मतलब जो आपके बड़े कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपके डिस्ट्रिक्ट वाले, इनका समय बच जाता है, ठीक है ना। इस नाते जो हमारे लोग अदालतें हैं वह बनाई जाती हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कि बात नहीं बनती है, यहाँ पर भी अगर आपके इस लोक अदालत में बात नहीं बनती है, तब पुनः इस मामले को जहाँ से ये मामला इस कोर्ट में आया था वहीं पर इसको वापस भेज देते हैं। अगर वो डिस्ट्रिक्ट से आया था तो डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट से आया था तो हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से आया था तो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। यही बात लिखी जा रही है। अच्छा, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 7 में क्या कह रहा है भाई, कि लोक अदालतों के निर्णय के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है। अगर मान लीजिए लोक अदालत में कोई निर्णय आ गया, ठीक है, अब उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है, ठीक है। अभी हमने आपसे कहा कि जिन मामलों में समझौते की गुंजाइश होती है वही सारे मामले इसमें लाए जाते हैं। अब एक बार जब आपकी सहमति बन गई है ना, तब आप उसमें अब उसमें फेरबदल करने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि क्योंकि इसके निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। अरे भाई, एक बार तो आपको टाइम दिया गया, आपको देखिए यहाँ पे एक सेवानिवृत्त हमारे जज बैठे, एक वकील साहब बैठे और एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता बैठे। उसके बाद एक हमारा जो पक्ष बैठता है और एक हमारा विपक्ष बैठता है, और इन दोनों में जब एक बार फैसला हो गया और उसके बाद सर ने, मतलब जो यहाँ के जो न्यायाधीश थे आपके लोक अदालत के, उन्होंने अपना फैसला दे दिया। अब इस फैसले को आदेश में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब एक बार फैसला आ गया तो अब आप इसके लिए दोबारा जो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये बात लिखी गई है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो इसमें कहा रहा कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं होती है, जो आपके लोक अदालतें होती हैं उसमें आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमे में कोर्ट फीस जमा भी करवाई गई है तो वह लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर फीस वापस कर दी जाती है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 9 देखते हैं कि इसमें दोनों पक्षकार जज के साथ स्वयं अथवा अधिवक्ता के द्वारा बात कर सकते हैं, जो कि नियमित कोर्ट में संभव नहीं हो पाता। होता क्या है कि जो आपके नियमित कोर्ट होते हैं, जैसे आपके जिला वाले हो गए हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गए, तो यहाँ पे आप वो किसी वकील के माध्यम से अपनी बात रखवाते हैं, है ना। लेकिन ये जो आपकी लोक अदालतें होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप स्वयं जज के सामने अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके फायदे होते हैं। तो इतनी सारी बातें जो आपने लोक अदालत के बारे में जानी हैं, ठीक। अब आगे बढ़ें। तो अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है परिवार न्यायालय, ठीक है, फैमिली कोर्ट। इसकी बारे में जान लेते हैं। जो पहला पॉइंट है कि परिवार न्यायालय अधिनियम 1948 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऐसे न्यायालयों का गठन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से सलाह लेकर के 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहरों में किया जाता है। अब देखो, यहाँ पे एक बात जानिएगा कि ये जो आपके फैमिली कोर्ट होते हैं, जो परिवार आपके न्यायालय होते हैं, ये प्रत्येक शहर में होते हैं जिस शहर की आबादी 10 लाख से ज़्यादा होगी। और ये जब स्थापित किए जाएंगे तो उसके लिए जो राज्य सरकार है वह उच्च न्यायालय से सहमति भी लेगी, है ना, सलाह भी लेगी। अच्छा, इनका काम क्या है परिवार न्यायालयों का, ये यह भी हम लोग जान लेते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वह क्या है, विवाह को शून्य घोषित करना, मतलब कि कानूनी अलगाव, है ना, या तलाक, या पत्नी के संपत्ति संबंधी मामले, है ना, नाबालिग बच्चों के संरक्षण, गुजारे भत्ते आदि से संबंधित मामले इसमें होते हैं, ठीक है। ये जो मामले आते हैं वो सारे मामले जो है इसमें देखे जाते हैं, किसमें, परिवार न्यायालय, या हम कह सकते हैं फैमिली कोर्ट में, ठीक है।
और चौथी बात यह है कि परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। मान लीजिए कि परिवार न्यायालय से कोई कोई दंपत्ति नहीं संतुष्ट है, तो वह जो है उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर कर सकता है। ठीक है, चलिए अब भाई यहाँ पे तो समझौते वाली गुंजाइश रहती है, लेकिन समझौता हो नहीं पाता कई बार। और अगर नहीं हो पाता या उसमें भी कोई बात नहीं स्पष्ट हो पाती है या कोई और समस्या आती, तो उसके लिए जो है आप जो हमारा उच्च न्यायालय है वहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं या अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके परिवार न्यायालय की। अगला आपका है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय क्या होता है भाई? चलो इसमें हम लोग देखते हैं, जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने न्याय प्रणाली को आम जनमानस के निकट लाने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 संसद में पारित किया। इसके तहत इसके तहत 2 अक्टूबर 2009 से कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय कार्य करने लगे, है ना। ये कब से प्रारंभ है? ये आपका एक अधिनियम आता है 2008 में, और लागू कब से होता है? 2009 से, मतलब 2 अक्टूबर 2009 से जो है कुछ राज्यों में जो हमारे ग्राम न्यायालय है ये प्रारंभ हो जाते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो हमारा है कि जो ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी में मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है। ठीक है, हाँ जी। तो जो पहला है, जो इस टॉपिक का जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि ग्राम न्यायालय में जो प्रथम श्रेणी का न्यायालय में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट स्तर का न्यायाधीश होता है, जिसको न्यायाधीश कहा जाता है। और इसकी नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करती है। ठीक है, जो हमारा ग्राम न्यायालय है उसका जो हेड होगा, जो मतलब उसका न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा उस ग्राम न्यायालय का, उसकी जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के। ठीक है, और पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि ग्राम न्यायालय सिविल तथा आपराधिक दोनों मामले देखता है। ठीक है, ये जो हमारा होगा ग्राम न्यायालय, ये सिविल का भी मामला देखेगा, मतलब वाला मामला भी देखेगा, और जो आपराधिक मामले होंगे उसको भी देखता है। और अगला आपका लिखा है कि ऐसे मामलों की सूची ग्राम न्यायालय अधिनियम की अनुसूची में दी गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो एक बात और लिखी गई है पॉइंट नंबर 4 में, कि एक तरफ जहां 2 वर्ष की अधिकतम सजा पाने वाले आपराधिक मामले को देखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल मामलों में के अंतर्गत वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, और इसके साथ घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत आने वाले मामले भी देखता है। अब देखो इतने सारे जो आपके अधिनियम हैं, जो न्यूनतम मजदूरी से संबंधित है, जो आपका सिविल अधिकार वाली बात है, जो आपका बंधुआ मजदूरी वाली बात है ना, या जो आपकी घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ उसकी जो घटना होती है। ठीक है, और इन सब के अलावा जो इसके अलावा जो जहाँ पर अधिकतम सज़ा 2 वर्ष की होती है, ऐसे आपराधिक मामले भी इस न्यायालय के अंतर्गत देखे जा सकते हैं, या मतलब देखे जाते हैं। ठीक है, और पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि इसमें सिविल मामलों में आपसी समझौते से मामला निपटाने की कोशिश की जाती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपसी समझौते से बात बन जाए ऐसा प्रयास किया जाता है। तो आपराधिक मामलों में अब देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है, तो आपराधिक मामलों में प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग का मतलब ये होता क्या होता है? समझौते से या बातचीत करके अपना हल निकाल लिया जाए, है ना। मतलब एक मध्य मार्ग जो इसका निकाले कि आप जो है इस तरह से दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, या जो आपने अपराध किया है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, मतलब जो आपके अधिकार स्वीकार, जो आपका अपराध है उसको स्वीकार करने की बात इसमें करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, चलिए, और तो वही हम कह रहे थे कि जो प्ली बार्गेनिंग होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो अपराधी है वह जो है समझौते से या बात करने से अपना जो अपराध है वह स्वीकार कर ले, इसके लिए जो है यहाँ पर कोशिश की जाती है। ठीक है, किसमें? ग्राम न्यायालय में। और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट क्या होता है दोस्त?
देखिए, मोबाइल कोर्ट के बारे में जो अवधारणा थी, वो कौन लेके आया था, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वो अवधारणा लेकर के आए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ठीक है? कि हमारे देश में एक मोबाइल कोर्ट होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है कि इस अदालत का जो उद्देश्य होता है, वह जो है जनता के पास जो अदालत हमारी है, वह स्वयं जनता के पास पहुँचे, ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन और समय खर्च ना करना पड़े, ठीक है? अच्छा, इनका ये उद्देश्य होता है कि अगर कोई ऐसी विवाद की स्थिति आती है, तो अदालत स्वयं जनता के पास पहुँच जाए। अब इसमें होता क्या है, ये भी जान लेते हैं कि मोबाइल अदालत का जो पहला प्रयोग वो 2007 में हरियाणा के मेवात ज़िले में किया गया था। अच्छा, इसका जो पूरा सेटअप होता है, वो देखिए ऐसा होता है, मतलब है कि एक ऑनलाइन व्यवस्था होती है, जैसे अभी आप लोगों ने अपना नहीं जो आप लोग खाना ऑर्डर करते हैं ज़ोमैटो से या फिर स्विगी से, तो जो खाना आपका है, वो आपके घर तक आ जाता है, ठीक है? आपको खाने के पास नहीं जाना पड़ता, तो उसी प्रकार से जो यहाँ पर जो एक अवधारणा लाई गई मोबाइल कोर्ट वाली, तो उसमें यही कहा गया कि जो मोबाइल कोर्ट होगा वह एक बस के भीतर कार्य करती है, ठीक है? बस के भीतर न्यायालय का जो ज़रूरी ढाँचा है वह उपलब्ध होता है। आवश्यकता अनुसार यह अदालत खुले मैदान में भी लगाई जा सकती है। मतलब जो आपके ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, जो आपकी सीट हैं, जो कुर्सियाँ हैं या जो आपका जो जो बेसिक सेटअप होता है न्यायालय का, वह एक बस के अंतर्गत सेट कर दिया जाता है। और वह बस जो है अगर कहीं कोई ऐसी दुर्घटना या बात होती है या विवाद होता है, तो सीधे जनता के पास या जहाँ पे विवाद होता है वहाँ पे बस वो पहुँच जाती है और उस बस के अंदर ही जो है आपका जो फैसला है वो हो सकता है। अगर कभी ऐसी बात आती है कि बस के अंदर मतलब जगह की कमी है या कोई और बात है, तो वो जो आपका जो फैसला है वो खुले में भी किया जा सकता है, ठीक है? यही बात कही जा रही है। और पाँचवीं बात ये है कि इस अदालत की जो अध्यक्षता है वो कौन करेगा? अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के जो न्यायाधीश द्वारा की जाती है। जो इसकी अध्यक्षता होती है, मतलब जो इस मोबाइल कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो कौन होगा? वो अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, है ना? कि स्तर का जो न्यायाधीश होगा वही इसका जो अध्यक्षता करेगा। जो सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, ठीक? और एक बात जो अभी आप लोगों ने एक कहावत के रूप में सुना होगा नहीं कि पहियों पर न्याय, अभी एक स्लोगन के रूप में भी बातें आपने आपने कहीं सुनी होंगी, तो वह भी इसी का नाम है, ठीक है? जो शुरुआती सफलता के कारण इस प्रयोग को पहियों पर न्याय, है ना? जस्टिस ऑन व्हील्स के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है? तो इसमें आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहला तो ये कि इसका जो इस कोर्ट की जो परिकल्पना थी वो किसके माध्यम से आई थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ आई थी। और इसका जो पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में 2007 में। तीसरा कि यह जो है बस के अंदर इसका पूरा सेटअप होता है और यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। और इसको किसी और अन्य नाम से भी जानते हैं, तो न्याय क्या नाम है? पहियों पर न्याय, ठीक है? इस प्रकार से इसके 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपके मोबाइल की। अब हम बात कर मोबाइल कोर्ट की, है ना? अब हम बात करते हैं आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट की। ये क्या होता है भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट? और ये सारे के सारे अधीनस्थ न्यायालय से ही संबंधित न्यायालय हैं, ठीक है ना? इसको जानते रहिएगा। चलो, इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जनपद अदालतों की भांति है, जिनका गठन लंबित मामलों जो आपके मामले पेंडिंग में पड़े हैं वो विशेषतः आपराधिक प्रकृति के लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया है, ठीक है? जो आपके आपराधिक मामले हैं और वो काफ़ी समय से पेंडिंग में हैं, उनको निपटाने के लिए क्या लगाए गए हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है? दूसरा ये है कि इन अदालतों के गठन से जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त तथा मामूली अपराधों के दोषी व्यक्तियों के साथ न्याय हो सके। ऐसा कई बार होता है कि जब गुनाह कोई और करता है और इल्ज़ाम किसी और पर आ जाता है और वह व्यक्ति जो है बिना अपना जुर्म किए वह जेल में बंद हो जाता है, या कोई ऐसा भी मतलब केस आते हैं जहाँ पे बहुत छोटी-सी बात होती है, उसके लिए उसको जेल में डाला रहता है, ठीक है? तो ऐसे जो भी मामले होते हैं, इन इन मामलों को निपटाने के लिए इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है? और पॉइंट नंबर 3 ये है कि इन अदालतों की जो स्थापना हुई है, वो 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई है। आरंभिक दौर में इस प्रकार के न्यायालयों का जो गठन है, वह 5 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे धीरे-धीरे सफलतापूर्वक
बढ़ाया जाना था। लेकिन अब चूँकि इसकी क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो इसको और आगे बढ़ा दिया गया। और चौथा बात ये है कि इसमें विशेष रूप से 2 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे को निपटाने के लिए चुना जाता है जो जो अपराधी ज़मानत पर हैं, ठीक है? होता नहीं है कि मतलब छोटे-मोटे अगर केस हैं तो उसको क्या होता है कि ज़मानत पे वो बंदा छूट जाता है। और तो जो बंदा ज़मानत पे छूट जाता है लेकिन उसका जो मामला है वो कोर्ट में तो चल ही रहा है, तो उसको जो है फटाफट निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है? ये बात हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा ई-अदालत है, ठीक है? ई-अदालत या आभासी अदालत। ये आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जैसे आपकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से आपकी ऑनलाइन क्या होती है? अदालत भी लगती है, ठीक है? मतलब जज कहीं और रहेगा, जो आपका अभियुक्त है वो कहीं और रहेगा, ठीक है? और उसको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियुक्त की बात जज तक और जज की बात अभियुक्त तक आ जाती है। तो ये वाला जो पूरा सेटअप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई-अदालत के नाम से जानते हैं। चलो भाई, तो पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा ई-अदालत है, यह एक विशेष रूप को ही ई-अदालत के एक विशेष रूप को ही आभासी अदालत कहते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चों के बिना बुलाना संभव ना हो तो उसके साक्ष्य या अभिलेखन, उसका मतलब जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है और जो अभिलेखन या जो उसकी रिकॉर्डिंग है, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी अपराधी को बुलाना या पकड़ना या मतलब बुलाना कोर्ट तक थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है या बहुत खर्चे वाला काम होता है। मान लीजिए कहीं और काम वो है अभियुक्त है और उसकी पेशी कहीं और लगी है। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि वहाँ पे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस तरह की जो सुनवाइयाँ होती हैं वो की जाती हैं, ठीक है? और तीसरी बात ये है कि प्रायः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को ही दूरस्थ न्याय कहने का चलन हो गया है, ठीक है? और चौथी बात ये है कि ये अदालत की जो अवधारणा अत्यंत व्यापक है। इसमें लगभग 40 तकनीकी सेवाएँ शामिल हैं। वस्तुतः इसकी स्थापना के लिए अभी काफ़ी प्रयास किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है? और पाँचवीं बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने वाद सूचियाँ अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी हैं एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसी कुछ सुविधाएँ भी प्रदान कर दी हैं, ठीक है? अब क्या हो रहा है कि जो ई-अदालत होती है मतलब जो आपकी अदालत है, उसके तहत भी अब अभी तक क्या था कि आपको कैश के रूप में पैसा जमा करना होता था या जो है बैंक ड्राफ्ट के रूप में या जो भी उनके मतलब प्रावधान थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान भी जारी कर दिया गया है, ठीक है? ये कुछ बातें आपकी ई-अदालत के बारे में थी। अब नेक्स्ट हमारा है विशेष उद्देश्य की अदालत। थोड़ा-सा इसको जान लीजिए, थोड़ा-सा ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो पहला पॉइंट लिखा है, वो कह रहा है कि वे अर्ध न्यायिक निकाय या न्यायालय जो किसी विषय विशेष से जुड़े मुकदमों पर विचार करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? विशेष उद्देश्य के न्यायालय बोलते हैं, ठीक? नंबर 2 ये कह रहा है कि ऐसे न्यायालयों के गठन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो न्याय को बढ़ाना, न्याय प्रक्रिया में निजता बनाए रखना और विशेषज्ञों को न्याय प्रक्रिया से जोड़ने आदि से होता है, ठीक है? और इस प्रकार के जो न्यायालय हैं वो उसमें कौन-कौन शामिल है, वो देखो 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। जो पहला है वो हमारा है बाल किशोर न्यायालय, सेकंड हमारा उपभोक्ता अदालत और तीसरा हमारा जो कोर्ट मार्शल या सिरा न्यायालय और चौथा हमारा है हरित पीठ या हरित अधिकरण। तो ये जो 4 आपके विशेष विषय हैं ना, देख रहे हैं? ये जो 4 पॉइंट हैं, ये विशेष पॉइंट हैं। अब इनके अ निरा क्या कहते हैं इनको निराकरण के लिए कुछ विशेष प्रकार की अदालतें बनाई गई हैं, क्योंकि ये जो एक स्पेशल मामला है बाल एवं किशोर न्यायालय, ठीक है? उपभोक्ता न्यायालय स्पेशल मामला है, कोर्ट मार्शल स्पेशल मामला है, जो आपका हरित अधिकरण है ये स्पेशल मामला है। तो इनके लिए अलग से न्यायालय बनाए गए हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बाल किशोर न्यायालय की, ठीक है? आइए अगला हम लोग देखते हैं अपना बाल किशोर न्यायालय, है ना? यहाँ पे देखते हैं भाई क्या-क्या चीज़ें हैं। जो पहला पॉइंट ये है कि बच्चों और किशोरों की विशेष स्थितियों तथा मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया है, ठीक है? सेकंड ये है कि इस न्यायालय के उपयुक्त संचालन हेतु कई उच्च न्यायालयों में किशोर न्याय समितियां बनाई गई हैं, जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करते हैं, ठीक है?
अब हम लोग जान लेते हैं सेकंड पॉइंट इसका, कि बाल व किशोर न्यायालयों के गठन से जुड़े प्रावधान कौन-कौन से हैं। पहला ये है कि राज्य सरकार द्वारा जिले या एकाधिक जिले, मतलब या तो एक जिला या फिर 2-3 जिलों को मिला करके के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्यों की पीठ होगी। एक सदस्य क्या होगा? मनोविज्ञान या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला होगा। 2 अन्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जो कम से कम 7 वर्ष से बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण की गतिविधियों से जुड़े होंगे। इन दोनों सदस्यों में कम से कम एक क्या होगी? महिला होगी। तो इस प्रकार से इनका गठन किया जाता है, ठीक है? एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे, ठीक है? कितने होंगे मेंबर? जी, जी। इसमें 3 लोग भी माइक ऑफ कीजिए सर। इसमें 3 लोग होंगे, और जो पहला होगा वो कौन होगा? मनोविज्ञान या बाल कल्याण का विशेष ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है? और जो बाकी 2 लोग होंगे वो होंगे सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक? जिसमें से एक व्यक्ति जो होगा वो कम से कम 7 वर्ष से बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा या कल्याण की गतिविधियों से जुड़ा होगा, ठीक है? और इन दोनों सदस्यों में से को कम से कम एक व्यक्ति क्या होगा? महिला होगा, ठीक? ये मतलब एक महिला होगी, बाकी एक पुरुष हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका गठन किया जाता है। दूसरा ये है कि किशोरों को प्रायः अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता है। जब तक वो 18 साल से कम होते तब तक ऐसा प्रावधान किया गया था पहले, कि उनको दंड ना दिया जाए। मगर अभी जो है कुछ 2015 में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो जो बदलाव किए गए हैं वहाँ पे 16 से 17 और 18, ये जो 3 साल के बच्चे होंगे, इन पर किशोरों से मतलब एडल्ट की तरह जो है इनसे व्यवहार किया जाएगा, ठीक है? लेकिन जो पहले का प्रावधान था उसमें देखो ये बात लिखी गई है कि किशोरों को प्रायः अपराध सिद्ध होने पर दंड नहीं दिया जाता है, बल्कि माफ़ी दे करके अथवा अनिवार्य सामुदायिक सेवा करवा करके करने का आदेश दे करके अथवा गंभीरतम अपराध के लिए विशेष गृह में रखा जा सकता था। पहले की बात ये है, 2015 से पहले, ठीक है? मतलब अभी भी है, लेकिन 16 साल से कम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है? कि अगर उन पे कोई अपराध सिद्ध होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगी? या तो उनको माफ़ कर देंगे, भाई ठीक है, बच्चों से गलती हो गई, या उनसे कोई सामाजिक कार्य करवा लिया जाएगा, या अगर उनकी उद्दंडता बहुत नेक्स्ट लेवल वाली होगी, बड़ी लेवल की होगी, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए विशेष गृह बनाए गए हैं, वहाँ पर उनको रखा जाएगा। ठीक? तीसरी बात ये है कि किशोर न्याय बोर्ड की समस्त कार्रवाइयाँ गोपनीय रखी जाएँगी। यहाँ पर जितने बच्चे भी जाएँगे, या बच्चे या बच्चियाँ जाएँगी, उनका जो रिकॉर्ड होगा वो गोपनीय रखा जाएगा। और यदि इससे संबंधित कोई भी सूचना, चाहे वो नाम हो, चाहे पता हो, चाहे विद्यालय का नाम हो, यदि प्रकाशित की जाती है तो वह एक अपराध होगी। मतलब जिस जेल में या जिस सुधार गृह में ये लोग जाएँगे, ये बच्चे जाएँगे और उनकी अगर कोई सूचना बाहर लीक हो गई, तो ये क्या होगा? अपराध माना जाएगा, ठीक है? और अगर कोई सूचना भी प्रकाशित करता है, तो कानून के तहत दंडित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब बच्चों की सेफ्टी का पूरा ख़्याल रखा गया कि इनका नाम उजागर नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि किसी जुर्म में आए हों बच्चे, हो सकता है गलती उनसे हो गई हो, तो उस कंडीशन में जो है उनका जो भी उनकी गोपनीयता है उसका पूरा ख़्याल रखा जाएगा। और चौथी बात ये है कि किशोर न्याय बोर्ड के निर्णयों के खिलाफ जिले के सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है, तथा उसके निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय भी हम जा सकते हैं, ठीक है? अगर किशोर न्याय बोर्ड में कोई निर्णय आया कि फला बच्चे ने ये अपराध किया है और इसको ये दंड मिलना चाहिए, और आप उस दंड से संतुष्ट नहीं हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसके ऊपर कहाँ जाएंगे? जिले के सत्र न्यायालय में जा सकते हैं, अथवा उच्च न्यायालय में भी आप अपील दर्ज करवा सकते हैं, ठीक? ये तो बात हो गई 2015 के पहले की। अब 2015 में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, बाल व किशोर से संबंधित किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुछ अन्य प्रावधान किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। चलिए, पहला पॉइंट क्या है? क्या-क्या बदलाव किए गए हैं? पहला पॉइंट यही है कि अधिनियम में किशोर शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए किशोर शब्द से बच्चे शब्द की नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया है। अब किशोर ना कह के हम क्या कहेंगे? बच्चे कहेंगे, ठीक? दूसरी बात ये है कि इसके तहत जघन्य अपराध करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों पर वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। अगर कोई जघन्य अपराध होता है, किससे?
16, 17 या 18 की इन तीनों वर्षों में से किसी एक वर्ष का बच्चा हो और उसने कोई जघन्य अपराध कर दिया है तो उस पर किशोरों के अलावा वयस्कों के समान मुकदमा चलाया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इस कानून के अनुसार गंभीर आरोप के लिए 3 से 7 साल की कैद का भी प्रावधान किया गया है। चौथी बात यह है कि प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। पांचवा यह है कि बाल कल्याण व देखभाल संस्थानों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। और छठा यह है कि अनाथ, परित्यक्त या आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाओं को शामिल किया गया है। अभी तक क्या था कि अनाथ बच्चा कौन है, इसकी व्याख्या कुछ और थी, आत्मसमर्पित बच्चे कौन है, परित्यक्त बच्चे कौन है, इनकी जो व्याख्याएं थी ये पहले कुछ और थी, मगर 2015 से इन परिभाषाओं को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके बाल व किशोर न्यायालय की, है ना। अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सेना का न्यायालय या फिर हम कहते हैं उसे कोर्ट मार्शल। ठीक है, आओ भाई देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो दो बातें हैं। एक तो ये है कि एक तो ये बातें हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे सैनिक होते हैं उनसे कुछ अनुशासनात्मक गलतियाँ हो जाती हैं। उसके लिए उनके ही सेना में कुछ अधिकारी नियुक्त किए किए जाते हैं जो जज की तरह भूमिका का निर्वाह करते हैं और वो उनको वहाँ पे सज़ा देते हैं। ठीक है? लेकिन अगर उन सैनिकों से किसी की हत्या हो जाती है या उन्होंने किसी का बलात्कार कर दिया, तो ऐसे मामलों को कहाँ पे इसके ऐसे मामलों के लिए वो उस कोर्ट मार्शल से बाहर भी आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन इन 2 मामलों के अलावा जो उनके अनुशासनात्मक जो कार्रवाइयाँ हैं, उसके लिए आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है? उसके लिए आप कोर्ट मार्शल में ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है? तो यही सारी बातें जो इसमें बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं जो सबसे पहली बात है वो ये है कि कह रहा कि कोर्ट मार्शल सैनिक व अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाए जाते हैं। जो सैनिकों के जो अपराध के मामले हैं उसकी जो है कार्रवाई के लिए बनाए गए हैं। दूसरा यह है कि ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। तो ऐसे जब मामले जो देखने वाला जो अधिकारी होगा वो कौन होगा? वो उसी सेना का कोई वरिष्ठ अधिकारी ही होगा। और इस व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो ये है कि सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखा जाए और अनुशासन सुनिश्चित किया जाए। मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि जो अनुशासनात्मक जो उनकी त्रुटियाँ हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए कोर्ट मार्शल की बात कही जा रही है। तीसरी बात यह है कि यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौ सेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। ठीक है, जो कोर्ट मार्शल की व्यवस्था है। चौथी बात यह है कि सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या, अब देखो यहाँ पे ध्यान से पॉइंट नंबर 4, कि सैनिकों द्वारा किसी गैर सैनिक की हत्या तथा बलात्कार के मामलों को छोड़ करके सैनिक के शेष सभी आपराधिक कृत्यों की सुनवाई कोर्ट मार्शल द्वारा होती है। ये 2 सुनवाइयाँ इस कोर्ट मार्शल के अतिरिक्त होती हैं, बाकी जो सारी सुनवाइयाँ होंगी वो कोर्ट मार्शल में ही होंगी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 136(2) तथा 227(4) में स्पष्ट है कि क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनिएगा। संविधान के अनुच्छेद 136(2) और अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट लिखा गया है। जी, चलिए यहाँ पर देखो अनुच्छेद 136(2) और अनुच्छेद 227(4) में स्पष्ट लिखा गया है कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों को कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ अपील की अधिकारिता नहीं है। ठीक है, लेकिन कोर्ट मार्शल के निर्णयों के खिलाफ केवल एक ही रास्ता है, अनुच्छेद 32 और 226। ठीक है, जब उनके मूल अधिकारों का हनन वाली बात आएगी तब उसके लिए आप वहाँ पे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, के तहत रिट अधिकारिता के अंतर्गत अपील की जा सकती है। आपने वहाँ देखा था ना कि बंदी प्रत्यक्षीकृत। ठीक है, तो इस मामले में भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कुछ ही मामलों में ही आप अपने जो उच्च वाले न्यायालय हैं जैसे उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप जो है अपने कोर्ट मार्शल में ही उसके लिए अपील करेंगे। और सातवीं बात यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना न्यायालयों के निर्णयों पर अपील सुनने के लिए एक सशस्त्र सेना अधिकरण का गठन किया है जिसका प्रधान पीठ कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, मतलब एक ट्रिब्यूनल बनाया है। ठीक है,
और वो उसकी जो उसकी हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक, तो ये तो बात होगी हमारी सेना के न्यायालय या कोर्ट मार्शल की। अब हम लोग बात कर लेते हैं हरित पीठ या तथा हरित अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसमें देखो जो पहली बात लिखी है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 से 1990 के दशक में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित पीठों तथा हरित अधिकरण की धारणा सामने आई है। दूसरी बात यह है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया। इसी के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्रीय हरित अधिकरण है ना, एनजीटी हम बोलते हैं इसे ना, ठीक है, ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी का गठन किया गया है। और तीसरी बात यह है कि इस अधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और इसकी जो 4 सहयोगात्मक पीठें हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में बनाई गई हैं। ठीक, और चौथा पॉइंट ये है कि इस अधिकरण के निर्देशानुसार सामान्यतः किसी भी आवेदन या अपील का निपटारा अगले 6 माह के भीतर ही करना होता है। यह इसमें शर्त रखी गई है, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये इसके क्या है, ये 6 माह के अंदर ही आपको इसका निपटारा करना होगा। ठीक है, चलिए, अगर एनजीटी में कोई मामला जाता है, ठीक है, तो उसका जो निपटारा होगा वो 6 माह के भीतर हो जाएगा। ये इसकी खास बात है। और इसमें कौन कौन लोग अपील कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ लिख दिया है कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करता है एवं पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए इस अधिकरण में कोई भी व्यक्ति, मीडिया, संगठन या गैर सरकारी संगठन जैसे कि एनजीओ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एनजीटी जो बनाई गई है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसमें अगर कोई मामला जाता है तो उस मामले का जो निपटारा होगा वो 6 माह के भीतर करना होता है। ठीक है, उस निकाय को। और इसमें जो है कोई भी व्यक्ति अपनी अपील दर्ज करवा सकता है। दूसरा, जो मीडिया हाउस हैं वो भी जा सकते हैं, कोई संगठन है और कोई गैर सरकारी संगठन जैसे एनजीओ है तो कोई भी वहाँ पर जाकर के अपनी जो समस्या है उसको, उसकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक, ये तो बात हो गई हमारी हरित अधिकरण की। अब हम बात कर लेते हैं अधिकरण क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी तक आपने कई बार इसका नाम सुना होगा कि अधिकरण अधिकरण है ना, ट्रिब्यूनल्स। तो आइए थोड़ी सी इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। और इसमें देखो जो सबसे पहली बात है इसकी, हम मतलब इसका जो तात्पर्य है, इसका मतलब क्या है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो इसमें देखो जो सबसे पहली बात लिखी गई है वो यही कह रहा है कि न्यायालयों से मिलता जुलता यह निकाय न्याय निर्णयन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। न्याय निर्णयन वह वैधानिक प्रक्रिया है जिसमें न्यायाधीश या मध्यस्थ विवाद में शामिल दोनों पक्षों के तर्कों के आधार पर किया जाता है कि उनके क्या अधिकार और क्या उनके उत्तरदायित्व हैं। ठीक है, मतलब यह भी जो है न्यायालय से मिलता जुलता ही एक क्या है, निकाय है, जहाँ पर न्यायालय की कुछ कुछ शक्तियाँ इस निकाय को दी गई हैं ताकि वो किसी विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष विषय पर अपने फैसले दे सके। ठीक है, दूसरी बात ये लिखी है कि प्रायः सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं। प्रायः सभी न्यायालय, चाहे आपके जिला सत्र न्यायालय हो, चाहे आपका उच्चतम न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, सभी न्यायालय क्या हैं, अधिकरण होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकरणों को प्राप्त सभी शक्तियां होती हैं, परंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। देखिए, ये अधिकरण, ये अधिकरण, ये अधिकरण, ये, तो सारे जो अधिकरण है इन सबकी शक्तियां हमारे न्यायालयों में समाहित हैं, लेकिन जो हमारे अधिकरण हैं वो न्यायालय पूर्णतः न्यायालय नहीं कहे जाते हैं, लेकिन जो हमारे न्यायालय हैं उनमें अधिकरणों की शक्तियाँ होती हैं, यही बात लिखी जा रही है। और इसको जोड़ा कब गया था, और ये सवाल हमेशा पूछा था, हमेशा पूछा जाता है, और कहाँ पूछा जाएगा, जब मिलान करने वाली बात आएगी कि अधिकरण जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में लिखा गया है या किस अनुच्छेद में लिखा गया है, अधिकरण के बारे में व्याख्या की गई है। तो वो चीज़ें आप जान लीजिए, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 14 का, क्या जोड़ा गया, 14 का जोड़ा गया, जिसमें दो अनुच्छेद 323 का और 323 ख, 323 का और 323 ख, ये दो जो है अनुच्छेद शामिल किए गए। और संविधान का यह भाग क्या कहलाया, अधिकरण से संबंधित है। ठीक है, और ये बात हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि अधिकरण भारतीय संविधान के किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है।
और इसको हमने किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा था। ये तीनों बातें जो हैं आपसे हमेशा पूछी जाती हैं पीसीएस में और आपका आरओ में। इस नाते जो है आपका यह इम्पोर्टेंट है, ठीक। और चौथा पॉइंट ये है कि अनुच्छेद 323 का जहाँ प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है, तो वहीं 323 ख का संबंध अन्य विषयों से संबंधित अधिकरणों से है। चलो, ये दो बातें होगी। अब हम लोग जान लेते हैं कि प्रशासनिक अधिकरण कौन से होते हैं और आपके जो अन्य अधिकरण हैं वो कौन से होते हैं, ठीक। यही दो बातें हैं ना अधिकरण में। सबसे पहली बात तो ये कि अधिकरण अधिकरण का मतलब छोटा मोटा न्यायालय, ऐसे मान लो मोटा मोटा, ठीक है, कि न्यायालय की कुछ सीमित शक्तियों का एक ऐसा निकाय जो आपके जो आपके निर्णयों को देख सकता है, ठीक। चलिए, तो अभी तक आपने देखा ना कि आपका जो अधिकरण है, ठीक। और अधिकरण में दो बातें है ना, एक जो 323 का और 323 खा। तो अभी इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और अभी तक इसके पहले आपने जाना कि इसको जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन संशोधन 1976 द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और ये जो है भाग 14 के काम में जोड़ा गया है, ठीक। चलो, आप देख लेते हैं प्रशासनिक व अन्य अधिकरण के बारे में। पहला क्या है प्रशासनिक अधिकरण, ये क्या चीज़ होता है देखो। और इसमें कहा जा रहा है कि संसद को अधिकार है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या स्थानीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़ी लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तों आदि में उठने वाले विवादों व शिकायतों के न्याय निर्णय या विचारण, ठीक है, के लिए प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था कर सकेगी। और अनुच्छेद 323 का के अनुसार, मतलब अगर किसी सरकारी निकाय में कोई समस्या है, अब वो समस्या उसकी पदों की भर्ती को लेकर के है, उसकी सेवा शर्तों को लेकर के है, या उसकी कोई विवाद है, तो इन सभी के लिए एक निकाय बनाया गया है। उसका नाम क्या रखा गया प्रशासनिक अधिकरण। और मतलब प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत आप ऐसा निकाय बना सकते हैं। कौन बनाएगा संसद बनाएगी, किस अनुच्छेद के तहत 323 का के तहत, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अनुच्छेद 323 का अनुकरण करते हुए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1958 को पारित किया। जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया। देखिए, यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अनुच्छेद 323 का के तहत संसद को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह केंद्र और राज्य तथा स्थानीय निकायों के जो सरकारी निगम हैं या जो सरकारी निकाय हैं, अगर उनमें कोई समस्या आती है, कोई कोई शिकायत होती है, कोई दुविधा आती है, तो उसके निराकरण के लिए वह निकाय या कुछ कोई तंत्र जो है बना सकता है। तो उसी को देखते हुए एक अधिनियम पारित किया गया कब 1985 में, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बनाया गया, जिसमें जो हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनकी भर्ती का मामला हो, चाहे उनकी सेवा शर्तों का मामला हो, उससे जितने भी जुड़े विवाद होते हैं वह देखे जाते हैं। और इसी प्रकार से आपका एक और निकाय बनाया गया, उसका नाम दिया गया राज्य प्रशासनिक अधिकरण। अब इसको जो है बनाया गया, इसमें क्या होता है कि किसी राज्य के विशेष मांग पर केंद्र सरकार द्वारा गठित एक अधिकरण होता है। और इसमें जो राज्य कर्मचारी हैं उनके जो पदों की भर्ती है, जो सेवा शर्तें हैं, अगर कोई शिकायत होती तो उसके लिए जो है यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पे राज्य प्रशासनिक अधिकरण में, ठीक। और जो चौथी बात ये है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य निवेदन करें तो उन सभी के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण भी बनाया जा सकता है, ठीक। मतलब ये है कि अगर जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनको कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए वो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अपील कर सकते हैं। और जो राज्य कर्मचारी के लोग हैं वो क्या करेंगे, जो राज्य सरकार के अधीन जो कर्मचारी हैं, अगर उनके पदों की जो भर्ती है उसमें कोई समस्या है या जो कोई सेवा शर्त है उसमें समस्या है, तो अगर ऐसे विवाद हैं तो उसके लिए वो लोग राज्य प्रशासनिक अधिकरण में क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 ऐसे राज्य हैं जो मिल करके कह रहे हैं कि हमको एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण बनाया जाए, तो ऐसा भी संभव है। और ये शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। अगर वो चाहेगी तो बना सकती है, ठीक है। अब आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, एक बार इसको भी देख लेते हैं, जो अन्य अधिकरण हैं। इसमें देखो, जो पहली बात कह रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों को अधिकार है कि वे अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार
उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित कर सकते हैं जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। और ये किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 323 खा के तहत आता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से विषय हैं इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कर लगाना, टैक्स है ना, कर लगाना, अनुमान करने तथा राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो इन मामलों पर एक ट्रिब्यूनल बना सकती है। ठीक, दूसरा ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि विदेशी मुद्रा आयात और निर्यात से संबंधित मामलों पर अगर चाहे तो केंद्र सरकार अपना ट्रिब्यूनल बना सकती है। तीसरा है औद्योगिक तथा श्रम संबंधी विवाद। चौथा है भूमि सुधार से जुड़े हुए कुछ विषयों पर। पांचवा है नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद इत्यादि पर। और छठा आपका है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवादों की स्थिति में यदि केंद्र सरकार चाहे तो वह भी, और अगर राज्य सरकार चाहे तो वह भी एक अलग से ट्रिब्यूनल या अधिकरण बना सकती है। और ट्रिब्यूनल के बारे में हमने आपको बता दिया कि यह न्यायालय से मिलता जुलता एक निकाय है जो संबंधित विषयों के मामले में न्यायालय की तरह ही भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो ये तो बातें आज क्लास में हमारे अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत बताई गई हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से संबंधित सिर्फ एक चीज़ बचती है और वो हमारा पीवाईक्यू, और उसमें हम लोग 30 वर्षों के पीवाईक्यू करने का प्रयास करेंगे और वो सारी चीज़ें होंगी कल की क्लास में। तो ठीक है दोस्त, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल की क्लास में। धन्यवाद।